नमस्ते। हमारे चैलेंज 2025 की अगली कड़ी में मेरे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी एक बहुत लंबे समय से देश के छात्रों के, देश के नौजवानों की आवाज बने हुए हैं। अनुपम जी, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए क्योंकि मैंने मैंने इस चुनौती 2025 या चैलेंज 2025 की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि रोज के हम लोग तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन रोजमर्रा में कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भूल जाते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि यूथ के जो आज के चैलेंजेस हैं वो 2025 में मुख्य मुख्य क्या है। देखिए, बेरोजगारी एक इशू बहुत बड़ा है इस देश के सामने, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेरोजगारी को टैकल कर लेंगे तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी, शिक्षा। जी लेकिन मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि आज की तारीख में दो तीन ऐसे जो आपको लगता है कि 2025 में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे हिसाब जी से एक बड़ा चैलेंज है कि ठीक से एग्जाम ही करा ले, तो वही ठीक से एग्जाम हो जाए, ये भी एक यूथ के लिए चैलेंज है कि कम से जी कम एक फॉर्म भरा है, उसका एग्जाम तो कर दो, उसका रिजल्ट आ जाए। लेकिन जी आपकी दृष्टि से जी दो तीन बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां 2025 की, अनुपम जी। जी जी। नहीं, सबसे पहले तो आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गंभीर विषय के लिए आपने आमंत्रित किया बात करने के लिए। मुझे लगता है, देखिए, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो जब युवाओं की विशेष तौर पे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है, तो वो जितना बड़ा आम तौर पे हमको चर्चाओं में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर विषय होता है। उसका एक सीधा कारण ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत है, और हमारी जनसंख्या का मुझे लगता है लगभग 70% 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में है, लगभग 70%। अब ये बहुत बड़ा स्केल है, बहुत हेवीली टिल्टेड है टुवर्ड्स यूथ, इंडिया का जो पूरा पॉपुलेशन है। और ऐसे समय में खास तौर पे जब ज़्यादातर जो विकसित देश हैं दुनिया भर के, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ एजिंग एक फिनोमिना है, जो एवरेज एज है वो हायर साइड पे है। मतलब जापान जैसे देशों में हम घूमेंगे तो आम तौर पे घूमते-फिरते हम लोगों को ज़्यादातर जो है जो आयु है, जिन जो लोग दिखते हैं वो उम्रदराज लोग ज़्यादा दिखेंगे, नौजवान कम दिखते हैं। भारत इस मायने में यूनिक है, पूरी दुनिया के, तो पूरे ग्लोबल फिनोमिना के उल्टा जा रहा है। भारत का जो एवरेज एज है, वो लगातार साल दर साल नीचे की तरफ कम होता गया है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर युवाओं को केंद्रित करके अगर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश हो, तो दरअसल देश की ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जब हम इस ढंग से देखेंगे तो। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि जब-जब हम युवाओं की बात करते हैं, तो रोजगार की बात करते हैं, आजकल परीक्षा, पेपर लीक की भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और जनरली माना गया है कि युवा अगर विषय है चर्चा का, तो शिक्षा, रोजगार पे बात करनी है। तो मैं बात बाद में करूँगा उन विषयों पे भी, लेकिन मैं एक बस बात मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके माध्यम से शेयर कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें कई बार युवाओं के मुद्दों को सिर्फ शिक्षा, रोजगार तक महदूद नहीं करना चाहिए। जैसे नशा बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में इस समय, और बहुत ही अपर्याप्त चर्चा हो रही है उस पे, नशे पर। नशा मतलब ये सिर्फ, जैसे बिहार में शराबबंदी का डिबेट चलता है, अलग-अलग, अभी दिल्ली चुनाव में भी नशे को लेकर चल रहा है। लेकिन नशा एक अलग किस्म का नशा, जो कि बहुत गंभीर, भारत के गाँव-गाँव तक उसका प्रकोप पहुँच चुका है। मैं बिहार से आता हूँ, आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि बिहार का कोई ऐसा गाँव नहीं होगा, आपके जितने दर्शक सुन रहे होंगे वो रिलेट करेंगे इस बात को। किसी भी गाँव में चले जाइए, उस गाँव में भले बाजार ना हो, 3-4 गुमटी हो, पान की दुकान हो बस, अगर वहाँ कोई मिडिल स्कूल है, किसी भी तरह का स्कूल है, तो स्कूल के मैदान में, स्कूल के पीछे शाम के समय जाके देख लेंगे आप, तो आपको 5, 7, 8 टीनेजर्स जो हैं, वो हर भिन्न-भिन्न प्रकार का नशा करते हुए पाए जाएँगे। और उस नशे के क्रम में जो क्या है, वो तो स्वास्थ्य पे असर, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है, वो तो पड़ता ही है। अपराध पे असर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो छिटपुट आपराधिक घटनाएँ होती हैं, किसी की बाइक छीन ली गई, किसी किसी का चेन स्नैच कर लिया गया, किसी का बटुआ छीन लिया गया, गाँव घर में कई बार किसी के घर में घुस गए, ज़बरदस्ती कुछ चोरी कर लिया। ये सब के पीछे जो रियल फैक्टर है, वो नशा होता है कई बार। तो जो नशा कर लेता है, उसको फिर लगने लग जाता है कि अब तो हम
30 मार खाए हैं, अब तो मेरी बाइक से दूसरे की बाइक टकरा गई तो उसपे भी हम कट्टा निकाल सकते हैं। ये हालत है और ये मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब बिहार में यात्रा की थी पूरे प्रदेश की, तो ये हर जगह पाया। ये सिर्फ मेरा अपना गृह जिले की बात नहीं है और स्थिति ऐसी है और मैं काफ़ी हद तक इस बात को लेकर गारंटीड हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग ऐसी ही हालत है। ज़्यादातर राज्यों में यही हालत है। गुजरात तो बिल्कुल एपिटोम बन गया है उसका और यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी गुजरात तो गेटवे है नशा का, आज के समय में। क्योंकि कुछ तो देखिए लोकल नशा है जो अलग-अलग तरह से कोरेक्स और अलग-अलग ढंग से टीनेजर्स कर लेते हैं। कफ सिरप से ज़रिए या फिर अलग-अलग बैन ड्रग्स के ज़रिए। कुछ इस तरह का नशा जो सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ज़रिए ही भारत में आ सकता है, जिसका भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है। वो हमारे देश के ऐसे गाँव में पहुँच रहा है जहाँ पे कि मतलब अजूबे की बात है। भाई सरकार प्रशासन नहीं पहुँच पाती, वहाँ वो नशा पहुँच जा रहा है। और तो मैं नशा पे थोड़ा शुरू में समय ले रहा हूँ। तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो नशे की बात जो ज़रूर करना चाहिए हमें। हमने अपने उस पूरे अभियान में कहा था कि बिहार पंच अभिशाप से ग्रसित है, 5 अभिशापों से, उसमें नशे को नंबर 1 पे रखा था। तो एक तो ये नशा है। एक आखिरी बात कि आपको ध्यान में होगा आनंद जी, पंजाब में नशे को लेकर बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी। मतलब उसपे डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई डिस्कशन होता था। उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ आई थी उस समय और पंजाब में तो वो पॉलिटिकल मुद्दा बना था। और अकाली दल के लीडर्स और मजीठिया थे जिनके खिलाफ पूरा एक कैंपेन बना था उस समय। जी। और पंजाब के नशे पर पूरे देश ने जितनी चर्चा की, जितने मीडिया रिपोर्ट्स हुई, फ़िल्में बनी, मुझे लगता है कि वही पंजाब जैसी हालत आज यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान हर जगह की है, लेकिन वो बात दबी हुई है, वो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत गंभीर विषय है और 2025 एक अहम वर्ष होना चाहिए कि हम इसको कम से कम चर्चा के स्तर पे लाएँ, कम से कम उस डिबेट डिस्कशन का पार्ट बनाएँ। तो नशा जैसे शिक्षा रोज़गार से हट के मैंने एक नशे की बात की और एक और इम्पोर्टेंट इश्यू जिस पर युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में कम बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो युवाओं के लिए है, वो है पर्यावरण। तो हम जो पर्यावरण का कर रहे हैं इस वक़्त, जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चाहे हर तरह का प्रदूषण हो, वो जल का हो, ज़मीन का हो, वायु का हो। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा बहुत मुद्दा बना है, दिल्ली में ही बनता है और कहीं नहीं बनता है उस तरह का मुद्दा। और उसमें आप देखेंगे कि देश में ज़्यादातर जो पर्यावरण के विषय पे जो एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, आप उसका एक ऐज प्रोफाइलिंग अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं उसमें। ज़्यादातर नौजवान होंगे जो पर्यावरण को लेकर और वो एक एक एलीट एक्टिविज़्म बना दिया गया है कि नहीं अच्छे घर पे एक ठीक-ठाक संभ्रांत घर से आने वाले नौजवान जो हैं वो कर रहे हैं। तो एक चैलेंज ये भी होना चाहिए हम लोगों का नशा के अलावा कि हम पर्यावरण को कितना कॉमन डिस्कोर्स का हिस्सा बना सके। गाँव-गाँव में इसकी चर्चा और इसको लेकर राजनेताओं से, पार्टियों से सवाल-जवाब की संस्कृति कितना विकसित कर सके, वो 2025 के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण होगा। ये मैं नशा और पर्यावरण मुझे लगता है 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने पहले से कह दिया। अभी हम लोग रोज़गार पे बात करेंगे जी। और ये जब मैं कह रहा था कि क्यों युवाओं की बातचीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में विशेष तौर पे बात करते हैं। तो हमने एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की अभी बात की थी, जिसको हम कह रहे थे ना कि हमारे देश का सिर्फ इतना नहीं है कि लगभग 70% 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। मैं अनुपम जो जी, मैं बढ़ती जी, बीच में रोक जी, रहा हूँ, जी, माफ जी, करिएगा। मैं ज़रा जी, दर्शकों को एक और चीज़ समझा दूँ एक दूसरे ढंग से। जी, इस समय जो वर्ल्डोमीटर है, जो दुनिया का अधिकृत वो है कि कितना हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ है। 70% अगर 35 वर्ष से कम है, तो मोटे तौर पे 100 करोड़ लोग 35 साल से कम हैं। जी, दुनिया का जी, भारत और चीन के बाद जो तीसरे सबसे बड़ा देश है अमेरिका 34 करोड़, इंडोनेशिया 28 करोड़, पाकिस्तान जी, 25 करोड़। इन तीनों जी, की कुल आबादी भी मिलकर 87 करोड़ है। लेस बिल्कुल ठीक देन द बात। इंडियन। तो ये मैं इसलिए कंटेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम दुनिया के सिर्फ अगर युवाओं को ले लें तो हम बड़े राष्ट्र से भी बड़े राष्ट्र हैं। जी, एक लोग दूसरा उसके मैं मैग्नीट्यूड को समझे। हाँ, जी। आप जो बात कह और रहे हैं उससे उस मैग्नीट्यूड को समझ में आएगा। अनुपम जी, आज क्योंकि मैं इस पे नशे पे एक मेरे ख्याल में अलग से मैं एक सेशन भी करना चाहूंगा, जी, क्योंकि एक नशे के बारे में हम लोगों के घर में एक और भ्रांति है। मेरा लड़का नशा नहीं कर सकता है, बगल वाले का कर सकता है। ये बिल्कुल भी ठीक हम बात। हम जी, उस यथार्थ से अपने को बाहर
शुतुरमुर्ग की तरह अपने को उससे अलग करने की पहली चीज। दूसरा, अगर घर में कोई करता है तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि बगल वाले को पता लग गया तो वो मेरे संस्कार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे उस पे असर आएगा। तो मैं इस पे सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि ये एक, मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं, नशा बीमारी है और अगर है तो उसको बोलिए, लेकिन इस पे एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। अभी तो हम केवल मतलब क्या मर्ज है उसकी बात कर रहे हैं, दवा की बात बाद में करें। जी, बिल्कुल, इस पर बिल्कुल अलग से कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। इस पे बहुत सारी गंभीर बातें हो सकती है, जिससे बहुत बड़ा सेक्शन रिलेट कर पाएगा। तो मैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था आनंद जी, कि देखिए एक सिर्फ 70% से कम अंडर 35 एज वाली बात नहीं है। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जिसका सीधे तौर पे योगदान हो सकता है देश की प्रगति, विकास में, मतलब एक जो जीडीपी सेंट्रिक परिभाषा है विकास की, जिसको मैं तो पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अगर उसकी भी बात हम करें, तो उसमें भी जिनका सीधे तौर पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है जिस सेक्शन का, उसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। वो वर्किंग एज पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो उसको हम कहते हैं कि भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब लाभांश। लाभांश बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव शब्द है, लाभ, अंश। लेकिन आप देखिए, अगर इस युवा आबादी को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को, अगर हम शिक्षा ना दे सके, कौशल ना दे सके, रोजगार के अवसर ना दे सके, मूल्य ना दे सके, तो जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मान रहे हैं, वो तो असल में डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है जो सबसे सुंदर हो सकता था। और मेरी ये चिंता है कि इस वक्त हमारा देश बिल्कुल डेमोग्राफिक डिजास्टर के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी युवा आबादी जिसको रोजगार मिलना चाहिए था। शिक्षा की भी हम लोग अलग से किसी दिन बात कर सकते हैं, वो भी बहुत बहुत ही वृहद विषय है। और जिसको शिक्षा, कौशल, कई बार क्योंकि बात है कि लोग कहेंगे, आपके दर्शक कहेंगे कि हम रोजगार को आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते। रोजगार की बात बिना शिक्षा के बात के नहीं हो सकती, बिना स्किल डेवलपमेंट के नहीं हो सकती। जैसे ही हम कहेंगे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कोई आ जाता है प्रो गवर्नमेंट आदमी कहने के लिए कि कितने स्किलफुल लोग हैं, कितने एम्प्लॉयबल लोग हैं यहाँ पे। तो ये एक अलग डिबेट हो सकता है हर विषय पे, लेकिन है कि हम अगर पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं अपने युवा आबादी के लिए, तो वो क्या करेगा? ये तो इससे ज्यादा डिजास्ट्रस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो फिर क्या करेगा कि वो उस राजनीति का चारा बनेगा जिस नफरत की राजनीति के आधार पे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जब मैं नशा की बात कर रहा था, तो सिर्फ नशा उस सेंस में नहीं, नशा एक जो आइडेंटिटी के नाम पे नशा जो चढ़ाया गया है, वो तब आसान हो जाता है जब बेरोजगारी ज्यादा होती है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी पॉलिटिक्स को बेरोजगारी सूट कर सकती है। अगर बेरोजगार युवाओं की फौज को आप अपने उस आइडेंटिटी क्लैश के लिए इस्तेमाल कर सके, सड़क पे जो भीड़ तैयार हो रही है उसके फ्रंटलाइन पे कौन है? बेरोजगार युवा है। और वो कर क्या रहा है? उसको अपने जाति का वैभव बचाना है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। अगर इस काम में वो लग गया है रोजगार ढूंढने की बजाय बेरोजगार होके, तो फिर वो बेरोजगार होना इज नॉट हिज प्राइमरी आइडेंटिटी। उसका कोई सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है जिसमें उसको मौका मिला है कि अब उसके धर्म, अब उसके जाति को फिर से वापस ले आना है, तो उस युद्ध में लगा हुआ है। तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2025 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि एक काम जो हम हमारे साथी पिछले कई वर्षों से करने की कोशिश करते रहे हैं कि रोजगार को हम राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाए, चुनावी मुद्दे का हिस्सा बनाए। बहुत हद तक बना है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी जितना गंभीर मुद्दा है उतना अभी भी नहीं हुआ है। हम 2025 में रोजगार, और सिर्फ बात है कि रोजगार की चर्चा होती कब है? आप देखिए ना, जब जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो 4 दिन के लिए हम बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं। जब किसी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी बात आ जाती है, प्रोटेस्ट हो जाता है, तो फिर उस पर डिबेट फिर ओवरऑल रोजगार का होने लग जाता है। लेकिन हम प्रोएक्टिव डिबेट एज अ नेशन रोजगार पे कर ही नहीं रहे। ये सही बात है कि बेरोजगारी का समाधान किसी एक नीति में नहीं है। ये मैं इस बात को मजबूती से मानता हूं कि सरकार कोई एक नीति लाएगी, उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कोई एक पुड़िया हो जो हमारे पास आपके पास हो जिससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बेरोजगारी तो दूर करना असल में पूरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का डिबेट है असल में। हम कैसे रोजगार देंगे। और अब हम जिस दिशा में जा रहे हैं, ये देश ही नहीं, यहाँ पे मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक ग्लोबल फिनोमिना आप देख रहे हैं जहां पे कि
हम चिंता जता रहे हैं, कई लोग चिंता जता रहे हैं कि लोकतंत्र डिमिनिश हो रहा है परत दर परत। एक ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के कारण, एक ग्लोबल डिजाइन के, आप देखिए अमेरिका के चुनाव में अभी इलॉन मस्क जैसे लोग जो हैं, उनका किस तरह का नियंत्रण था। जो अमेरिका रूस कल तक कितने तनाव में साथ बैठने को तैयार नहीं था, उसको एक आदमी हो सकता है टेबल पे बैठा सकता है। तो वो कितनी बड़ी चीज है। तो एक अगर ऐसा ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है जिसमें कैपिटल का कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो सिर्फ डेमोक्रेसीज को कंट्रोल नहीं, तो खतरे में सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, खतरे में राजनीति है। तो अगर एक एआई बेस्ड मॉडल कल को बनता है जिसमें कि हम लोगों के लिए, उसमें तो और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, उसमें तो काम ढूंढना और कठिन हो जाएगा। उसमें फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजें आएंगी। आप देखिए इलॉन मस्क कह रहे हैं लगातार कि वी विल हैव टू मूव इनटू अ वर्ल्ड जहां पे कि हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना रहे, सब चीज। इसको लेकर इस वक्त हमको लगता है कि एक कम से कम जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो पॉलिसी मेकर्स का सेक्शन है, उसको 2025 में एक जो नया वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, एआई ड्रिवन वर्ल्ड है, इसमें रोजगार और रोजगार के अलावा पॉलिटिक्स भी, राजनीति कैसी होगी इस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये भी एक गंभीर विषय है। इन सब चीजों पे 2025 में मजबूती से मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, ये अहम है। इस दिशा में हम सबको डिबेट को ले जाना चाहिए। जी, मैं अनुपम जी एक बात और, इसलिए क्योंकि मेरे मन में हरदम होता है, मेरे दो प्रश्न हैं। जी, एक जी। ये है कि जो असमानता है, देखिए हम सब, मैं अपर मिडिल क्लास से आता था, मैं पब्लिक स्कूल का पढ़ा था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने 15 रुपए महीने पे 180 रुपए में अपना ग्रेजुएशन किया, 1 साल का, 2 साल का ग्रेजुएशन किया था। दो 360 रुपए में ग्रेजुएशन करके द बेस्ट ऑफ प्रोफेसर, द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम बाहर निकल आए थे। आज की तारीख में मेरे साथ मेरे गांव के, मेरे यहाँ का लड़का जो एक सरकारी यूनिवर्सिटी में जाता है, उसकी जो भी ट्यूशन फीस हो, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ 2-3 हजार रुपए महीना भी होगी, तो 10-20। और एक सामने अशोका यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, बीए की 12 लाख रुपया 1 साल की ट्यूशन फीस है, और 4 साल का बीए हो गया है, 3-4 साल का। मतलब एक 50 लाख रुपए में वो बी, और जबकि हम लोग के समय बीए को माना जाता था भाई या तो आईएएस आप करने जा रहे हैं, नहीं तो बीए को बहुत अच्छी कोई डिग्री नहीं मानी जाती थी ठीक इन बात इन इट्स ओन वो। राइट। इस पे आपको नहीं लगता है कि ये भी एक इतनी असमानता जी, हो रही है जी, कि जी, बड़े माँ बाप के बच्चे बड़ी फीस दे के, बड़ी जी, मणिपाल, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ता, मणिपाल से आया, मणिपाल से तुम्हारे बाप के पास पैसा इतना था इसलिए आया है कोई वो। जी, मैं इस पे भी एक आपका एक टिप्पणी जी, चाहूंगा, जी। ये जो असमानता है। नहीं, नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को हाइलाइट किया है आनंद जी। मुझे लगता है देखिए ये, जैसा मैं पहले कह रहा था कि असल में बेरोज़गारी के समाधान पे जब-जब सार्थक बात होगी, तो वो असल में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे बात हो रही होगी। और बेरोज़गारी समाज में, देश में बढ़ रही है, मुझे लगता है ये खुद में कोई एक्ट नहीं है। मतलब सरकार, मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार जानबूझ के बेरोज़गारी बढ़ाती है। ये इतना अनपॉपुलर काम कोई क्यों करेगा? मुझे लगता है कि बेरोज़गारी, महँगाई, ये सब तो असल में बाय प्रोडक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, काम कुछ और हो रहा होता है जिसका बाय प्रोडक्ट है ये। और काम ये हो रहा होता है, हमारे देश में कम से कम जो काम चल रहा है, जिसका मुझे लगता है कि ये साइड इफ़ेक्ट है, उसको मैंने एक नाम दिया है। पिछले 4-5 साल से उसको लेकर प्रचारित कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से देश की प्रमुख विपक्ष की पार्टी ने भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस टर्म का। मैं उसको कहता हूँ मोडानीकरण। उसका कारण है क्यों कहता हूँ। अब देखिए है क्या कि हमारे देश में हो क्या रहा है कि जहाँ-जहाँ पे हमारी जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है, उपक्रम है, जो नुकसान में है उनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। आप एक-एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, केजी बेसिन का नुकसान होता है, उसमें ओएनजीसी का पैसा लगाया जाता है। येस बैंक डूबने लग जाता है, उसमें एसबीआई का लगाया जाता है। आप देखिए एचपीसीएल जो है वो, वही एचपीसीएल डूबती है वो आईओसीएल को लेना पड़ता है। आरईसी जाता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन लेके उसमें पैसा लगाता है। जहाँ-जहाँ घाटा होगा, वहाँ-वहाँ राष्ट्रीयकरण हो रहा है। मतलब आपकी हमारी जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन जहाँ-जहाँ फ़ायदा होगा, कोयले में हो, टेलीकॉम में हो, बंदरगाह में हो, हवाई हवाई अड्डों में हो, बैंकों में हो, जहाँ-जहाँ फ़ायदा है उसका निजीकरण होगा। तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों कहें कि ये सरकार जो है ये कोई निजीकरण वाली सरकार है। ये तो निजीकरण वाली सरकार नहीं है। ये तो जहाँ मुनाफ़ा है उसका निजीकरण कर रही है, जिसका जहाँ घाटा है उसका राष्ट्रीयकरण कर रही है। तो जैसे मोदी जी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, वो भी निजीकरण नहीं कहते हैं क्योंकि निजीकरण शब्द के साथ अपने पूर्वाग्रह हैं।
कुछ लोग तय कर लेंगे, जैसे ही आनंद जी ने निजीकरण का समर्थन किया तो तय कर लेंगे कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, विरोध किया तो भी तय कर लेंगे। तो मोदी जी ने निजीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कभी। मोदी जी ने कहा कि हम एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। हमेशा निजीकरण को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एसेट मोनेटाइजेशन। अब ये तो बड़ा सुंदर बात है, एसेट मोनेटाइजेशन का कोई क्यों विरोध करे? मुझे लगता है कि हमें भी निजीकरण शब्द की जगह, क्योंकि जो काम सही में सरकार कर रही है, वो सिर्फ निजीकरण नहीं है, वो मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण है। और निजीकरण भी सभी पूंजीपतियों के हाथ में नहीं, सभी कॉर्पोरेट्स को फायदा नहीं पहुंचाना है। वरना बजाज थोड़े ना दुखी होते, गोदरेज थोड़े ना दुखी होते, सबको फायदा नहीं है। चंद 2-4 पूंजीपति मित्र हैं जिनको फायदा पहुंचाना है। इसको हमने मोडानीकरण का नाम दिया, निजीकरण के सब्स्टिट्यूट के तौर पे। मुझे लगता है जैसे ही ये फिनोमिना होगा कि आप मुनाफे का निजीकरण कर रहे हैं, घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होगा कुछ हाथों में और महंगाई बढ़ेगी। जहां-जहां नुकसान हो रहा है उसका वहन तो आप हम अपनी जेब से कर रहे हैं ना। तो महंगाई बढ़ेगी और इनइक्वालिटी बढ़ेगी, गैर बराबरी बढ़ेगी। तो फिर हमको ऑक्सफैम की रिपोर्ट में दिखेगा कि जो शीर्ष के 1% लोग हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, उनके कब्जे में देश के 40% से ज्यादा संसाधन है। देश की 40% से ज्यादा संपत्ति मात्र 1% लोगों के हाथ में। और आधी से ज्यादा आबादी जो है वो सिर्फ 3% पे गुजारा कर रही है पूरी। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है और इस रिपोर्ट को आए हुए 1.5-2 साल हो गए। मुझे लगता है ये जी, स्थिति और भयावह हुई होगी, सुधरी तो नहीं है इस दौरान। जी, जी, तो जिस वक्त हमारे देश में आप देखिए कोविड का काल आया, उस वक्त सारे आंकड़े जो है धराशायी हो गए, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो देश में अर्थव्यवस्था डूब रही थी। और उसी दौरान 2 लोग थे जो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। एक एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, एक आदमी 1 साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला दुनिया का आदमी बन जाता है। तो मतलब आप हम सब एक ही नाव में हैं, एक ही अर्थव्यवस्था में हैं। हम लोग डूब रहे हैं, उसी नाव में बैठे 2 लोग हैं वो नहीं डूब रहे हैं, उनके ऊपर कुछ उल्टा फोर्स काम कर रहा है। इन चीजों को समझना और जो कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिख रहे हैं उससे उसको लिंक करके लोगों तक पहुंचाना, जब हम ये काम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्यों गैर बराबरी बढ़ रही है और क्यों सरकार असल में जो काम करे। तो फिर ये भी सवाल आम लोगों के मन में आ सकता है कि क्यों सरकार मोडानीकरण करेगी, उसमें क्या फायदा है? उसका जवाब हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में मिलता है। क्यों करेगी? क्योंकि आपकी राजनीति के लिए जो अथाह पैसा चाहिए, पूरी पॉलिटिक्स ही आपने इतना ज्यादा पैसे पे केंद्रित कर दिया है कि हमारे जैसे लोग जब तक स्वतंत्र रूप से काम करते रहे, 5-7 साल तक संघर्ष करते रहे, लगा कि नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है आज के समय में कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर पाना। तो आज हम एक पॉलिटिकल फोर्स के साथ हैं। जी, तो ये स्थिति इस देश में बनाई गई है जहां पे कि 2-4 कुछ, ये जो प्लूटोक्रेसी का मॉडल होता है ना आनंद जी, ये जी, डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे कि हम 4 लोगों को चुन लिया है, उसको अवश्य। अमीर बनाते जाएंगे, रियल कंट्रोल उनके हाथ में होगा, उनके पास जो पैसा है उससे हम पॉलिटिक्स करेंगे, अपनी राजनीति करेंगे और बाय प्रोडक्ट उसका क्या होगा? महंगाई होगी, उसका साइड इफेक्ट है बेरोजगारी। तो ठीक है, बेरोजगारी साइड इफेक्ट है तो उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? उसको नारे लगवाने में यूटिलाइज करो, उसको धार्मिक उन्मादी भीड़ बनाने में उसका यूटिलाइजेशन करो, उसको जातिगत नफरत फैलाने में उस भीड़ का इस्तेमाल करो, तो वो किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि हो रहा है हमारे देश में। जी। अनुपम जी, क्योंकि समय की एक पाबंदी है, मुझे आपसे एक नशे पे अलग से बात करनी होगी, केवल हम लोग नशे पे बात करेंगे। जी, जी। क्योंकि वो शायद बार-बार उसको कारपेट के नीचे, एक तो ये होता है कि इस पे बहुत बात मत करो। जी, घर में भी अगर कोई है तो उसकी बात मत करो, उस पे डिटेल में एक जी, बार बात करने की ज़रूरत है। जी, जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। समय की पाबंदी थी, बात तो और जी, करना चाह जी, रहा था, लेकिन जी, जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुपम। बहुत-बहुत बाय-बाय। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।